नमस्कार। आत्मन योग से मैं अनुपमा। आज के वीडियो का टॉपिक है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी ये नाम संस्कृत शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका अर्थ है मधुमक्खी, इंग्लिश में जिसे हनी भी कहा जाता है। इस प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त हमारे गले से इस तरह गुनगुनाती हुई मधुमक्खी के समान आवाज निकलती है, इसीलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम रखा गया है। यह एक बहुत ही अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिससे हमारे कंठ गले को उत्तेजना मिलती है। हमारे मन के अंदर बसे द्वेष, क्रोध को पूरी तरह बाहर निकालने में ये प्राणायाम सहायक है। दिमाग को शांत करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों में से एक है। आज की इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में विज्ञान की प्रगति की वजह से मनुष्य सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, लेकिन इसी के साथ चिंता, तनाव, स्ट्रेस ये भी गंभीर रूप लेता नजर आता है। इस स्थिति के अंदर ये प्राणायाम सभी के लिए एक वरदान की तरह है। और भी कई सारे बेनिफिट्स इस प्राणायाम के हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। पहले देखेंगे इस प्राणायाम को करने का सही तरीका। इस प्राणायाम को करते वक्त लेने वाली सावधानियां, छोटी छोटी बारीकियां, सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। अब जबकि मैं डिटेल में बताने वाली हूँ तो जाहिर है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अगर नहीं अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन देखने के बाद रिप्लाई जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इस प्राणायाम को करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। स्वस्तिकासन, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, कोई भी आसन में आप बैठ सकते हैं। अगर नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर के ऊपर बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन पीठ गर्दन सीधी रहे, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद हाथों की षण्मुखी मुद्रा बनाना है। इसे कैसे बनाते हैं मैं दिखाती हूँ। अंगूठे को कान के अंदर रखना है, कान के दरवाजों को पूरी तरह बंद कर लेना है। उसके बाद पहली दो फिंगर्स, अनामिका और मध्यमा, को हमारे आईज के ऊपर रखना है। फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर रहेगी और आईज के टिप्स के ऊपर सेकेंड फिंगर रहेगी, इस तरह। उसके बाद हमारी थर्ड फिंगर अनामिका को हमारे नोस्ट्रिल्स के ऊपर रखना है, और उसके नीचे फोर्थ फिंगर हमारी जो है छोटी उंगली नोस्ट्रिल्स के नीचे की तरफ हमारे मुंह के बाजू में फोर्थ फिंगर रहेगी। इस तरह हमारे हाथों की षण्मुखी मुद्रा बनाना है। अब इसे षण्मुखी क्यों कहा है? क्योंकि इसके अंदर हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, 6 सेंस ऑर्गन्स पूरे इसके अंदर बंद रहते हैं, इसलिए इसे षण्मुखी मुद्रा कहा है। दोनों आंखें, दोनों कान, नाक और मुंह, ऐसे पूरे 6 सेंस ऑर्गन हमारे बंद रहते हैं, इसलिए षण्मुखी मुद्रा इसे कहा गया है। इसके बाद लंबी गहरी सांस को इस तरह भरना है कि हमारे लंग्स, फेफड़े पूरी तरह फूल जाए, भर जाए, और उस सांस को नाक से धीरे से बाहर छोड़ना है। अब इस सांस को छोड़ते वक्त गले से इस तरह मधुमक्खी के समान हमें आवाज निकालनी है। ये आवाज ऊंची और लंबी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखते हैं इसे कैसे किया जाता है, मैं एक बार करके दिखाती हूँ। पीठ गर्दन मैंने सीधी रखी है, हाथों की षण्मुखी मुद्रा में रखूंगी फेस के ऊपर, अंगूठे से कान को पूरी तरह बंद कर लूंगी। पहली 2 उंगलियों को आंखों के ऊपर इस तरह रखूंगी, थर्ड फिंगर को नोस्ट्रिल्स के ऊपर रखूंगी, नोस्ट्रिल्स के ऊपर हल्का दबाव इस उंगली से हमें देना है। उसके बाद फोर्थ फिंगर को हमारे मुंह के बाजू में नोस्ट्रिल्स के नीचे की तरफ रखूंगी। ये हो गई हमारी षण्मुखी मुद्रा। एल्बोज को शोल्डर लेवल में रखना है, ना कि ऐसे नीचे की तरफ रखना है, ऐसे शोल्डर लेवल में रखना है। इसके बाद मैं लंबी गहरी सांस को भर लूंगी और हमिंग साउंड निकालते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ूंगी। देखें,
और एक बार देखें। इस तरह। इसके बाद धीरे से हाथों को नीचे ले और आंखों को खोले। अब इसी प्राणायाम को थोड़ा और अलग तरीके से भी कर सकते हैं, एडवांस लेवल इसे कह सकते हैं। जब लंबी गहरी सांस को हम भरते हैं, उसके बाद हमारे टंग को फोल्ड करके अपर जॉ को लगाना है, तालू को लगाना है। इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। और फिर धीरे से हमिंग साउंड निकालते हुए सांस को छोड़ना है। इस खेचरी मुद्रा के साथ इसका अभ्यास करते हैं तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और खेचरी मुद्रा के जो बेनिफिट्स है वो भी इसके अंदर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इस प्राणायाम को करते वक्त ज़्यादातर गलतियां कहाँ पे होती है वो हम देखते हैं। अब ये जो षण्मुखी मुद्रा रखते हैं तो इसके अंदर अंगूठे से कान पूरी तरह बंद करना है। तो बहुत लोग इस बंद नहीं करते हैं, कान के ऊपरी तरफ जस्ट धीरे से रखते हैं, कान के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करते। तो इस बात का ध्यान रखना है, कान पूरी तरह बंद होने चाहिए, बाहर की कोई भी आवाज़ हमें सुनाई न दे। जो हमारी अंदर की आवाज़ है, जो साउंड हम निकाल रहे हैं, हमिंग साउंड, वो ही हमारे ब्रेन में पूरी तरह गूंजना चाहिए। ये एक नाद युक्त प्राणायाम है, तो उस नाद को पूरी तरह हमें महसूस करना है। इसके लिए कान बंद रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बहुत लोग पीठ सीधी नहीं रखते हैं, किसी किसी की पीठ बिल्कुल सीधी रहती ही नहीं है, तो वो लोग हमारे सीट बैठक के नीचे पिलो या ब्लैंकेट को रख सकते हैं, जिससे पीठ सीधी रखने में आसानी होती है। इसके बाद जो आवाज़ हमें गले से निकालनी होती है, वो ही आवाज़ कोई लोग ऐसे मुंह से निकालते हैं, जैसे इस तरह। तो ये नहीं करना है, हमें आवाज़ गले से निकालनी है, मुंह हमारा बंद रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब कोई लोग आवाज़ निकालते हैं लेकिन बहुत धीमी और छोटी आवाज़ निकालते हैं, जैसे हो गया, ऐसे नहीं करना है। आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए और उसे लंबा खींचने की कोशिश करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और प्रॉपर सांसों के साथ नहीं करते हैं बहुत लोग। पहले लंबी गहरी सांस को भर लेना है, अच्छे से फेफड़ों में सांस को भर लेना है। जब हम सांस लंबी भरेंगे नहीं तो उसे लंबा छोड़ेंगे कैसे? इसके लिए पहले सांस को अच्छे से भर लेना है, लंबी गहरी सांस को हमारे लंग्स में, फेफड़ों में भर लेना है। उसके बाद बहुत धीरे से साउंड निकालते हुए छोड़ना है। और प्राणायाम खत्म होने के बाद तुरंत ऐसे हाथों को नीचे नहीं लेना है और तुरंत आंखों को खोलना नहीं है। कुछ देर के लिए उसी पोजीशन में हमें रुके रहना है, क्योंकि ये प्राणायाम खत्म होने के बाद भी उसके जो वाइब्रेशंस है, उसका जो नाद है, वो हमारे मस्तिष्क में कई देर तक गूंजते रहता है। तो इसीलिए कुछ देर उसी पोजीशन में रुक के उसे महसूस करना है। उसके बाद बहुत धीरे से हाथों को नीचे लेना है और धीरे से आंखों को खोलना है। इस प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादातर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग या रात में सोते समय किया जाता है, लेकिन अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो अपने सुविधा के हिसाब से कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखेंगे इस प्राणायाम के बेनिफिट्स। ये प्राणायाम हमारी आवाज़ को मीठी और मधुर बनाता है। स्वर यंत्र, जहाँ से हमारे शब्द निकलते हैं, बोलने की क्रिया जहाँ से होती है, उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इसी वजह से भाषण की स्पष्टता में, क्लैरिटी ऑफ स्पीच में ये प्राणायाम बहुत सहायक हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े स्पीकर्स, लीडर्स जो होते हैं, सिंगर्स, इनके लिए ये प्राणायाम बहुत इफेक्टिव हो जाता है। ये प्राणायाम मन को पूरी तरह शांत करता है, मन के अंदर बसे द्वेष, क्रोध, निगेटिविटी को पूरी तरह बाहर निकालने में मदद करता है। इसीलिए चिंता,
तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन जैसी तकलीफों में ये प्राणायाम बहुत इफेक्टिव हो जाता है। कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छे से बढ़ता है, दिमाग तेज होने में मदद होती है, इसलिए बच्चों के लिए ये प्राणायाम बहुत सही है। जैसे कि मैंने बताया, चिंता, तनाव, स्ट्रेस को ये प्राणायाम दूर करता है, इसीलिए हाई बीपी वालों के लिए ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने में मदद होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स से क्रिएट होते रहता है। स्वास्थ्य के कई पहलुओं में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य जो है वो वैसोडिलेशन, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं, रक्त वाहिकाएं जो होती है, इनके आंतरिक मांसपेशियों को ये आराम देता है, जिसकी वजह से वो फैलती है, एक्सपांड होती है, वाइडन होती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। अब इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे साइनस इसके अंदर क्लियर होते हैं और उन साइनस के थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा और अच्छी मात्रा में तैयार होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाइटिस जिसे कहते हैं वो अच्छे से वाइडन होते हैं, एक्सपांड होते हैं, स्प्रेड होते हैं और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की उनकी कैपेसिटी अच्छे से बढ़ जाती है। इसी वजह से हाई बीपी जिन्हें रहता है, हार्ट प्रॉब्लम जिन्हें रहती है, सांसों की जिन्हें तकलीफ रहती है, अस्थमा रहता है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, कोई पेशेंट्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो बाहर से ऑक्सीजन दिया जाता है, उसके बाद भी उन्हें तकलीफ रहती है क्योंकि उन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की उनकी कैपेसिटी नहीं होती है। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसे सिकुड़े हुए होते हैं, श्रिंकन होते हैं, तो वो ऑक्सीजन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छी मात्रा में हमें अगर मिल जाता है तो उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो अच्छे से एक्सपांड होते हैं और उनकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। हाई बीपी की जिन्हें तकलीफ रहती है उन्हें डॉक्टर ज़्यादातर जो मेडिसिन देते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने वाली मेडिसिन ही होती है। अब यही नाइट्रिक ऑक्साइड आप नेचुरल तरीके से शरीर में जब तैयार कर सकते हैं तो आपको बाहर से मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बात को हम समझते नहीं है। जब छोटी मोटी कोई तकलीफ हो जाती है, कभी कभार एक आध बार बीपी बढ़ जाता है तो डॉक्टर हमें मेडिसिन लिख के दे देता है और हम लाइफ लॉन्ग उस मेडिसिन को लेते रहते हैं। फिर आगे चल के उसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से और बीमारियां पीछे लग जाती है, फिर और मेडिसिन बढ़ते जाते हैं और फिर उस बीमारियों और मेडिसिन के चक्रव्यूह में इंसान फंसता चला जाता है। इसके लिए सिर्फ थोड़ा समय निकाल के दिन भर में आधा एक घंटा अपने आप के लिए निकाले, थोड़ा बहुत प्राणायाम का अभ्यास अगर करते हैं तो इन सब तकलीफों से हम छुटकारा पा सकते हैं। हाई बीपी की जिन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है वो लोग इस भ्रामरी प्राणायाम के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम और चंद्रभेदन प्राणायाम का अभ्यास वो कर सकते हैं। उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में सही तरीके से इन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उन्हें बीपी की गोली खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम और चंद्रभेदन प्राणायाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे भी आप देख सकते हैं। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारा नर्वस सिस्टम बेटर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कार्य जो है वो सुधरता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड होता है जो कि बाकी सभी ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल करता है, उसका कार्य इसके अभ्यास से बेहतर होता है। गर्भवती महिलाओं में भी सुलभ प्रसूति के लिए ये प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। जिन्हें नींद न आने की समस्या है, जैसे इंसोम्निया, एक्निया, स्नोरिंग, घोरना, इन सब तकलीफों में भी ये प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है।
इस प्राणायाम से गले को उत्तेजना मिलती है, इसलिए गले से रिलेटेड जो भी तकलीफें, बीमारियां हैं, वो भी दूर होने में मदद होती है, जैसे कि थायराइड, टॉन्सिल्स, ये सब तकलीफें भी कम होने में मदद होती है। इस तरह मैंने बताए हुए सही तरीके से इस भ्रामरी प्राणायाम का आप अभ्यास करें, अपना लाइफस्टाइल, खान पान सही रखें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।